हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यस एकेडमी। माय नेम इज मुकेश पंजवानी। आज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक और टॉपिक देखने जा रहे हैं जिसका नाम है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हालांकि ये टॉपिक हम ऑलरेडी ब्रीफ में देख चुके हैं, मगर आज हम इसको डिटेल में कवर करेंगे। इससे पहले आपको ध्यान होगा कि हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी पढ़ा था, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी किसको बोलते हैं? जो कि हमारे कोर बिजनेस से रिलेटेड हो, जैसे कि हमने स्टॉक खरीदा, हमने स्टॉक बेचा, या फिर हमने सैलरी दिया, हमने वेजेस दिया। ये हमारा कोर बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं, मान लीजिए कि हमारा स्टेशनरी का बिजनेस है और हमने एक बिल्डिंग खरीद ली। अब क्या बिल्डिंग खरीदना हमारा रूटीन बिजनेस है? बिल्कुल नहीं। या तो हम प्रॉपर्टी डीलर हों तो खरीदना हमारा रूटीन बिजनेस हो सकता है, ठीक है। तो एक फिक्स एसेट खरीदना, एक लॉन्ग टर्म एसेट खरीदना हमारा रूटीन बिजनेस नहीं है, ठीक है। हमने यहां पे क्या किया? एक लॉन्ग टर्म एसेट में इन्वेस्टमेंट किया है, तो इसको हम बोलेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब बताइए कि ये परचेस ऑफ बिल्डिंग में इनफ्लो हो रहा है कि आउटफ्लो हो रहा है? तो इट इज वेरी ऑब्वियस, बिल्डिंग खरीदेंगे तो क्या होगा? आउटफ्लो होगा, पैसे हमारे पास से जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज कैश आउटफ्लो इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब आप पूछेंगे सर ठीक है, मगर मान लीजिए कि यही बिल्डिंग बेच दी तो क्या होगा? इट इज वेरी ऑब्वियस कि अगर बिल्डिंग बेच दी, लॉन्ग टर्म एसेट बेच दिया, आपने अपना इन्वेस्टमेंट बेच दिया, ठीक है, तो उसमें से जो पैसा आएगा दैट विल बी कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इज इट क्लियर? तो अगर बिल्डिंग बेची और हमारे पास पैसे आ रहे हैं, अगेन दिस इज कॉल्ड कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्लियर है? तो ये तो मैंने खाली एक एग्जांपल बताया, इसको हम डिटेल में कवर करते हैं। चलिए देखिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी किसको बोलेंगे? लिखा हुआ है साफ, एक्विजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट एंड अदर इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट। एक्विजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स, एक्विजिशन मतलब परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स। तो हमने कोई भी किसी प्रकार का लॉन्ग टर्म एसेट खरीदा या फिर दूसरे इन्वेस्टमेंट जो कि कैश इक्विवेलेंट के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो कैश इक्विवेलेंट किसको बोला गया है? कैश इक्विवेलेंट बोला गया है ऐसे इन्वेस्टमेंट्स, ऐसी जगह पे पैसा रखा हुआ जिसकी लिक्विडिटी बहुत ही आसानी से हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट जिनको हम 3 महीने के अंदर अंदर लिक्विडेट कर सकते हैं, 3 महीने या उसके अंदर लिक्विडेट कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं कैश इक्विवेलेंट। इज इट क्लियर? चलिए तो देखते हैं क्या क्या आएगा इसमें। सबसे पहले परचेज ऑफ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स। तो टेंजिबल इंटेंजिबल मतलब बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब क्या है? टेंजिबल। और इनटेंजिबल एसेट्स किसको बोल रहे हैं? जैसे कि ये पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, गुडविल हो गया, ठीक है। ये क्या है? इनटेंजिबल एसेट्स। अगर यहां पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा? कैश आउटफ्लो रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्लियर है ये चीज? ठीक है। उसके बाद आइए परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट मार्केटेबल सिक्योरिटीज। यहां पे आपको ध्यान रहे कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो हैं उसको हम करंट इन्वेस्टमेंट मानते हैं, ठीक है। और जो करंट इन्वेस्टमेंट है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट माना गया है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यदि मान लीजिए कि आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, यदि आपने डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया है, या फिर आपने बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है, तो ये सारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंतर्गत आएगा। क्लियर है? ठीक है। या फिर आपने किसी को लोन दिया है, किसी को आपने एडवांस दिया है, तो ये भी किस में आएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। तो ध्यान रखिए, ये तीनों प्रकार की एक्टिविटीज जो आप देख रहे हैं, ठीक है, इन सब में क्या हो रहा है?
कैश आउटफ्लो हो रहा है। बिल्डिंग खरीदे, मशीनरी, फर्नीचर, पेटेंट, ट्रेडमार्क, गुडविल, ये सब जब आप खरीदते हैं तो आपके पास से पैसे जाते हैं। ठीक है, कौन सी एक्टिविटी में पैसे जा रहे हैं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पैसे जा रहे हैं। उसी प्रकार से यदि आपने शेयर्स खरीदे, आपने डिबेंचर्स खरीदे, तो अगेन आपके पैसे जा रहे हैं कौन सी एक्टिविटी में? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। आपने किसी को लोन दिया है, अगेन दिस इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इज इट क्लियर? समझ में आया? इट इज वेरी इजी। एंड देखिए यहाँ पे नोट है जो कि इंपॉर्टेंट है। करेंट इन्वेस्टमेंट आर टेकन एज मार्केटेबल सिक्योरिटीज आर एंड आर इंक्लूडेड इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ध्यान रहे इस सीबीएसई की गाइडलाइन के अनुसार करेंट इन्वेस्टमेंट जो है मार्केटेबल सिक्योरिटीज में आता है, और मार्केटेबल सिक्योरिटीज मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्लियर है? इसको आप फटाफट से नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए एक्विजिशन हमने देख लिया। अब हम आते हैं डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट। अब ध्यान दीजिए, आपने ये सारे एसेट्स जो हमने अभी देखे, अगर ये आपने खरीदे हैं, ठीक है, तो दैट इज आउटफ्लो। और मान लीजिए कि ये सारे एसेट्स यदि आप बेच रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? इनफ्लो। खरीदा फिर अल्टीमेटली बेचा। खरीदा तो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी था, बेच रहे हैं तो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ही है। क्लियर है? तो सेल ऑफ टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, और फिर अल्टीमेटली जो आपने लोन या एडवांस किसी को दिया था वो पैसे आपके पास वापस आ रहे हैं, रीपेमेंट ऑफ लोन हो रहा है, तो ये भी क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। तो आपको यहाँ पे समझ में आया क्या है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, है ना? यदि आपने ये सारे एसेट्स खरीदे या फिर अल्टीमेटली बेचे, ठीक है, जो भी लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं, जो भी फिक्स एसेट्स हैं, इनको खरीदा तो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, आपने इनको बेचा तो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ही है। क्लियर है? चलिए, तो पहला हमने देख लिया एक्विजिशन, दूसरा हमने देख लिया डिस्पोजल। एक्विजिशन दैट इज परचेज, डिस्पोजल दैट इज सेल। ठीक है, अब तीसरा क्या बोलता है? तीसरा पॉइंट बोलता है कैश इनफ्लो फ्रॉम द अबव मेंशन्ड एसेट्स विल आल्सो बी ट्रीटेड एज इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। Cash inflow from the above mentioned assets will also be treated as inflow from investing activity। तो चलिए इसको भी अच्छे से समझते हैं हम। ये आप है, ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने बिल्डिंग खरीदी थी, तो जो बिल्डिंग खरीदी थी वो उसमें जो कैश गया दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, है कि नहीं? अब मान लीजिए कि इस बिल्डिंग को आपने लेट आउट कर दिया, किराए पे दे दिया, उसमें से अब आपको रेंट मिल रहा है, तो इसमें से जो रेंट मिलेगा वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ही कहलाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं बोल रहा हूं आपने एक इन्वेस्टमेंट खरीदा था, अब इस इन्वेस्टमेंट में से आपको इनकम होना चालू हो गई है, इस बिल्डिंग को आपने लेट आउट कर दिया, इसमें से किराया मिलना चालू हो गया है, तो ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ही कहलाएगा। तो रेंट रिसीव्ड इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्लियर है ये? दूसरा, आपने शेयर्स खरीदे थे, तो जो शेयर्स में जो कैश चला गया दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब जो आपने शेयर्स खरीदे हैं तो शेयर्स में से आपको डिविडेंड मिलेगा, ठीक है, जो कंपनी अर्न करेगी तो उसका एक हिस्सा अगर आपको देती है दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। तो जो डिविडेंड आपको मिलेगा वो भी क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। आपके इन्वेस्टमेंट में से जो इनकम हो रही है दैट इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, उसी प्रकार से आपके पास डिबेंचर्स थे, तो जब आपके पास डिबेंचर्स होते हैं तो इसका मतलब है कि आपने किसी कंपनी को लोन दिया है, और यदि लोन दिया है तो उस पर क्या मिलेगा? आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो जो इंटरेस्ट मिलेगा दैट इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इज इट क्लियर?
उसी प्रकार से हमने देखा था कि अगर आपने किसी को लोन दिया है, किसी को एडवांस दिया है, तो वहां से भी आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो वो भी क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इज इट क्लियर? अगर सारी चीजों को मैं यहाँ पे समराइज करूं तो आप ध्यान से सुनिए। आपने बिल्डिंग खरीदी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। बिल्डिंग से रेंट मिल रहा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। अल्टीमेटली बिल्डिंग को बेच दिया, वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। आपने शेयर्स परचेज किए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। शेयर्स में से डिविडेंड मिल रहा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। अल्टीमेटली आपने शेयर्स बेच दिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। उसी प्रकार से आपने डिबेंचर्स खरीदे, इन्वेस्टिंग है। डिबेंचर्स से मिलने वाला इंटरेस्ट इन्वेस्टिंग है। अल्टीमेटली यू सोल्ड द डिबेंचर, इन्वेस्टिंग है। लोन दिया, इन्वेस्टिंग है। लोन में से मिलने वाला इंटरेस्ट इन्वेस्टिंग है। और अल्टीमेटली लोन का रीपेमेंट हो गया, आपको वापस पैसे मिल गए, दैट इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्लियर है? सारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को मैंने यहां पे समराइज किया। ठीक है, तो यदि इसको फॉर्मेट में डालना हो, जो मैंने अभी तक बोला है, इसको अगर फॉर्मेट में डालना हो तो ये आपका फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से बनता है। देखिए यहां पे लिखा हुआ है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम है ना, मतलब कैश आ रहा है। तो आप देखिए कैश कैसे आएगा, अगर आप प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स आपने बेच दिए, इन्वेस्टिंग है। आपने इन्वेस्टमेंट बेच दिया मार्केटेबल सिक्योरिटीज को छोड़ के, ध्यान रखिएगा क्या है, इन्वेस्टिंग है। रीपेमेंट रिसीव लोन्स एंड एडवांसेस, आपको लोन जो आपने दिया था वो वापस मिल रहा है। रिसिट ऑफ इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग है। रेंट रिसीव फ्रॉम प्रॉपर्टी, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स। ठीक है, उसी प्रकार से कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, अगर आपने परचेज किया कोई भी टेंजिबल इनटेंजिबल एसेट्स, उसमें जो पैसे जा रहे हैं दैट इज कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग। ठीक है, वैसे आपने इन्वेस्टमेंट खरीदा, वैसे आपने किसी को लोन दिया, ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ही कहलाएगा। क्लियर है? तो आप इस लेक्चर को यहीं पे पॉज कीजिए और इस फॉर्मेट को आप कोशिश कीजिए कि बिना सामने देखे, बिना ये फॉर्मेट देखे आप अपने मन से एक बार बनाने की कोशिश करें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो लेक्चर को आप यहीं पे पॉज करें। चलिए अब आप बताएं विच ऑफ द फॉलोइंग विल कम अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इनमें से कौन सा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंतर्गत आएगा? कैश प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट, अगर फिक्स एसेट बेचे आपने तो क्या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है? बिल्कुल है। कैश पेड टू परचेज इन्वेंट्री, इन्वेंट्री खरीदा, स्टॉक खरीदा, क्या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्वेंट्री खरीदा ये हमारा रूटीन बिजनेस है। हमारा बिजनेस जिस चीज का, उन गुड्स को अगर हम खरीद रहे हैं तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं कहलाएगा। ध्यान रहे, मान लीजिए कि आपने एक कार खरीदी बिजनेस के पर्पस के लिए, यूसेज के लिए, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहलाएगा। मगर यदि कोई कार डीलर कार खरीदता है तो वो उसके लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं कहलाएगा। उसी प्रकार से मैंने आपको बताया कि यदि एक स्टेशनरी डीलर बिल्डिंग खरीदता है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, मगर एक प्रॉपर्टी डीलर यदि बिल्डिंग खरीदता है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं कहलाएगा। क्लियर है? अब यहां पे देखिए कैश प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, आपने शेयर्स बेचे हैं, क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, कैश पेड टू परचेज डिबेंचर, अगेन इन्वेस्टमेंट किया है आपने, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। किसी को लोन दिया है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। परचेज ऑफ पेटेंट है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। रीपेमेंट रिसीव्ड फॉर लोन गिवन, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये कुछ एग्जांपल्स मेरे ख्याल से आपको समझ में आए होंगे। चलिए, यदि अब यहाँ पे आपके कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं तो हम सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ध्यान रखिएगा, पहले हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर हम सारी वैल्यूज को फॉर्मेट में पुट करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपके सामने सारी चीजें हैं। हाँ जी, सबसे पहले गुडविल। देखिए गुडविल में क्या लिखा हुआ है, गुडविल हमारी पिछले साल थी 1,10,000, जो कि इस साल हो गई है 90,000। तो अब क्या मानेंगे हम? क्या यहाँ पे ये मान सकते हैं कि हमारी गुडविल 1,10,000 थी, अब हमने 20,000 की गुडविल सेल कर दी, अब बाकी बची है 90,000 की? ऐसा क्या हम अज्यूम कर सकते हैं? तो आंसर इज
नो, हम ऐसा अज्यूम बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हम यहाँ पे मानते हैं कि अगर वैल्यू कम हुई है किसी एसेट की, ठीक है, तो वहां पे डेप्रिसिएशन हुआ है, और यदि इनटेंजिबल एसेट्स हैं तो अमोर्टाइजेशन हुआ है। आई एम रिपीटिंग, अगर हमारे एसेट्स हैं, मान लीजिए कि बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीनरी है, अगर इनकी कीमत कम हुई है और कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर नहीं दी हुई है, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि क्या हुआ है? डेप्रिसिएशन हुआ है। इनटेंजिबल एसेट्स के केस में क्या हुआ है? अमोर्टाइजेशन हुआ है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे सेल ऑफ एसेट नहीं माना जाएगा। तो गुडविल जो है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में यहाँ पे नहीं आएगा। अब चलते हैं पेटेंट देखते हैं। पेटेंट देखिए 90,000 था, अब बढ़ के हो गया 1,15,000। तो क्या मानेंगे? यहाँ पे ये माना जाएगा कि हमने और पेटेंट खरीदा है। आई एम रिपीटिंग, हमने पेटेंट क्या किया है? खरीदा है। हमने पेटेंट में इन्वेस्टमेंट किया है। तो यहाँ पे मैं इसलिए आई लिख देता हूं, क्योंकि ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यहाँ पे इन्वॉल्व है। अब चलते हैं लैंड, तीसरा पॉइंट जो देखते हैं। पिछले साल 1 लाख रुपए का लैंड था, इस साल कम होके 90,000 का लैंड हो गया है। तो अब बात आती है कि क्या मानेंगे? यहाँ पे भी क्या यही माना जाएगा कि लैंड का डेप्रिसिएशन हो गया है? बिल्कुल नहीं। अब आप बोलेंगे सर अभी तो आपने बोला कि यदि कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है तो माना जाता है कि डेप्रिसिएशन हुआ है। मैंने बिल्कुल सही बोला, मगर लैंड के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लैंड एक ऐसा एसेट है जिसमें माना गया है कि डेप्रिसिएशन नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या माना जाएगा? यहाँ पे ये माना जाएगा कि हमने लैंड सेल किया है। तो यहाँ पे भी कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे हमने परचेज किया था, यहाँ पे हमने क्या किया है? सेल किया है। यहाँ पे परचेज, यहाँ पे सेल। मतलब जब परचेज किया तो आउटफ्लो हुआ, सेल किया तो इनफ्लो हुआ। ठीक है। अब देखिए चौथा पॉइंट है आपके सामने, क्या? प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी, चलिए अब प्लांट एंड मशीनरी में क्या करना है? तो देखिए यहाँ पे पहले हमारे पास 1,80,000 का प्लांट एंड मशीनरी था, यहाँ पे घट के हो गया है 1,60,000 का। मतलब क्या हुआ बता सकते हैं? यहाँ पे हुआ है डेप्रिसिएशन। ठीक है, जैसे यहाँ पे अमोर्टाइजेशन हुआ था, यहाँ पे डेप्रिसिएशन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया कीमत कम हुई है मतलब बेच। क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है उस केस में ध्यान रखिएगा, अगर इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो फिर उसको कंसिडर करते हुए हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए आगे क्या है? 10% नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। 1,50,000 का नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट पिछले साल था, इस साल हो गया 1,10,000 का। इसका मतलब क्या हुआ है? ये हमने सेल किया है। ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंतर्गत आएगा। क्लियर है ये? ठीक है, तो ये फॉर्मेट है। फॉर्मेट में अपन वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए सबसे पहले अपन पेटेंट। अब आप देखिए कि कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। तो आपने पेटेंट खरीदा है ना? तो यहाँ पे हम लिखेंगे परचेज ऑफ पेटेंट। परचेज ऑफ पेटेंट, तो परचेज ऑफ पेटेंट कितना है? 25,000 का हमने परचेज किया है, ये यूज हुआ है कैश। ठीक है, तो ब्रैकेट लगाया है फॉर आउटफ्लो, और यहाँ पे आपने जो लैंड है वो सेल किया है, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं सेल ऑफ लैंड। हाउ मच? 10,000। एंड पार्ट ऑफ लैंड क्या है? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे भी क्या हुआ है? यहाँ पे भी सेल हुआ है। ठीक है, तो सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कितना है? 40,000। तो 40,000 ये भी आ गया। अब मेरे को बताइए कि यहाँ पे और भी इसके अलावा भी कोई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी दिखाई दे रही है आपको? कोई भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और है इसके अलावा? आंसर इज है। कहाँ है? तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एक और है। क्या लिखा है? 10% नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या होता है? 10% का मतलब क्या होता है? यहाँ पे 10% का मतलब है कि इस पे 10% हमको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा।
आधी बात समझ में, इस पे 10% इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये जो इंटरेस्ट मिल रहा है आपको याद होगा, मैंने पहले बताया अभी थोड़ी देर पहले, 10% इंटरेस्ट मतलब ये इस पे हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, ये भी क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे मिलने वाला ब्याज, ये भी क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। मगर अब यहाँ पे क्वेश्चन जो आता है वो ये है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ये 1,50,000 पे आएगा कि 1,10,000 पे आएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम रिपीटिंग, मैं बोलता हूँ 1,50,000 पे आएगा कि 1,10,000 पे आएगा। तो अब हमेशा ध्यान रखिएगा, unless otherwise mentioned, I'm repeating, unless otherwise mentioned, we assume that the investment is done at the end of year. क्या बोला मैंने बोला इन्वेस्टमेंट इज डन और इट इज सोल्ड एट द एंड ऑफ ईयर, ये अज्यूम किया जाता है। ये शेयर्स के केस में, डिवेंचर्स के केस में, सबके केस में ऐसा ही रहता है। अगर कोई जानकारी नहीं दी हुई है तो ये माना जाएगा कि साल के अंत में ही शेयर इश्यू किए गए हैं, साल के अंत में ही रिडीम किए गए हैं। ठीक है, साल के अंत में ही डिवेंचर भी इशू किए गए हैं, रिडीम किए गए हैं, इन्वेस्टमेंट बेचा है, खरीदा है, जो भी किया है साल के अंत में किया गया है, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है तो। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब था हमारे पास साल भर 1,50,000 के इन्वेस्टमेंट थे। तो अब आप ये बताइए कि ये जो 10% है वो 1,50,000 पे मिलना चाहिए कि 1,10,000 पे मिलना चाहिए। तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि किस पे मिलना चाहिए, 1,50,000, क्योंकि आपके पास साल भर 1,50,000 के इन्वेस्टमेंट थे, साल के आखिर दिन पे आपने 40,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट बेचे हैं। अगर साल भर 1,50,000 का इन्वेस्टमेंट हमारे पास है तो ऑब्वियस सी बात है हमको ब्याज भी पूरे 1,50,000 पे मिलेगा। तो 10% ऑफ 1,50,000 इज हाउ मच, 15,000। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप बिल्कुल नोट डाउन कीजिए कि unless otherwise mentioned it is assumed that the shares are issued or redeemed at the end of year, debentures are issued and redeemed at the end of year, investment is sold and purchased at the end of year. क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो यहां पे अब देखिए आप कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, तो ये 10, 40, 50, 50 और 15 कितना हो गया, 65,000, 65,000 minus 25,000, how much it would be? It would be 40,000. क्लियर है समझ में? ठीक है, फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए आप। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पहले अच्छे से क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या बोलता है क्वेश्चन, एक सेकेंड, हाँ, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब अगेन यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है 8,75,000, 11,90,000। आप सीधा सीधा बोल सकते हैं कि हमने क्या किया हुआ है, परचेज किया हुआ है। ठीक है, मगर ध्यान रहे हमेशा एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ने के बाद ही हम पता कर सकते हैं कि परचेज किया है, सेल किया और कितना किया है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 2,50,000 फाइड है, तो सीधा सीधा ऐसे समझ में आ रहा है कि हमने दोनों केसेस में क्या किया, परचेज किया है। मगर फिर भी आगे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हमको दिखाई दे रही है, हम देखते हैं क्या बोलती है। हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वाज सोल्ड एट 5% गेन। ध्यान रहे, हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वाज सोल्ड एट 5% गेन। अब ये जो इन्वेस्टमेंट आप देख रहे हैं 2,50,000 का था, इसमें से आधा हमने बेच दिया है 5% गेन पे। ठीक है, और फिर आगे बोलता है डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट वाज 1 लाख फॉर द ईयर, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रुपीज 25,000। ठीक है, ये तो क्लियर है कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, मतलब ये क्या होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा। मगर आगे बोलता है डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट वाज 1 लाख फॉर द ईयर। अगेन यदि एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है ना, तो आपको उस अकाउंट का लेजर बनाना पड़ेगा। सारी बात समझ में? तो आपको यहाँ पे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का भी लेजर बनाना पड़ेगा और प्लांट एंड मशीनरी का भी लेजर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे लेजर बनाएंगे। ये तो हो गया आपका फॉर्मेट, ये हो गया आपका लेजर का फॉर्मेट।
तो यहाँ पे दो लेजर्स बनेंगे तो दो फॉर्मेट्स हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ऊपर पहले हम नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का बना लेते हैं, ठीक है। तो वेरी सिंपल, ध्यान दीजिएगा। हाँ, ये आपका ओपनिंग है, ये आपका क्लोजिंग है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे सीधा सीधा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है, 2,50,000, ठीक है, 2,50,000, ठीक है। ये हो गया हमारा डेबिट स्टार्टिंग में। और फिर यहाँ पे बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना है, 5 लाख है। तो ये 5 लाख रुपए हमने यहाँ पे भी लिख दिया, ठीक है। अब बोलता है हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वाज सोल्ड एट 5% गेन। आपके पास साल की शुरुआत में कितने का इन्वेस्टमेंट था, 2,50,000 का था, जिसका आधा कितना होता है, 1,25,000। तो 1,25,000 का इन्वेस्टमेंट हमने 5% गेन पे बेच दिया। तो बाय, सबसे पहले तो आप लिखते हैं यहाँ पे बाय कैश, 1,25,000 का इन्वेस्टमेंट, 5% प्रॉफिट, 5% 1,25,000 का कितना होगा, 6,250, मतलब 1,25,000 प्लस 6,250 कितना हो जाएगा, टोटल कीजिए, ये हो जाएगा 1,25,000 प्लस 5,000, 1,30,000, 1,31,250, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं 1,31,250। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, 1,25,000 का 5% होगा कितना, 6,250। तो 6,250 1,25,000 प्लस 6,250 आएगा 1,31,250, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये हुआ हमारा क्या, गेन। तो गेन हुआ तो हम लिखेंगे इधर टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना, 6,250, क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, बाकी कुछ नहीं। अब आपने परचेज किया है, जितना भी परचेज किया है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, टू परचेज, या फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू कैश, ब्रैकेट में हम लिख देते हैं परचेज टू कैश। तो इतना कैश अब आपने क्योंकि परचेज किया है ना, ये देखो अब आप क्या करना है, आपको यहाँ पे बैलेंसिंग करना है। इधर देखो आप 5 लाख और 1,31,250 इधर दिख रहा है, और इधर कम है अमाउंट, इधर है 6,31,250 और इधर आपको कम दिखाई दे रहा है। तो जो डिफरेंस होगा वो मतलब आपने परचेज किया है। अगर नहीं भी समझ में आया तो फिर से ध्यान दीजिए। देखिए, आपके पास 2,50,000 का इन्वेस्टमेंट था, ठीक है। आपने उसमें से कुछ इन्वेस्टमेंट बेच दिया, और बेचने के बाद भी आपके पास 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है। इसका मतलब है कि आपने और इन्वेस्टमेंट खरीदा है। तो कितने का इन्वेस्टमेंट खरीदा है ये जानने के लिए आपको यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको चलो एक और इजी सा एग्जांपल बता रहा हूं। मान लीजिए यहाँ पे 5 रुपए अगर होता, यहाँ पे केवल 10 रुपए होता, ठीक है। तो हमने कितने का इन्वेस्टमेंट खरीदा, 5 का। आपके पास साल की शुरुआत में 5 है, साल के अंत में कितना हो गया, 10। इसका मतलब आपने कितना खरीदा, 5। तो उसको अगर लेजर के फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 5 इधर लिखा, ये 5 और ये 10, ठीक है ना। तो वैसे ही यहाँ पे, अब यहाँ पे आप डिफरेंस फाइंड करके बताओ कितना आ रहा है, 5 लाख प्लस 1,31,250 माइनस 2,50,000 minus 6,250, तो दैट वुड बी 3 लाख, एंड ये आपने जो परचेज किया दैट इज 3,75,000, 3,75,000 रुपए का आपने परचेज किया है इन्वेस्टमेंट। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट इज 3,75,000, ठीक है। एक चीज ये, दूसरा, ये क्या प्रॉफिट भी इधर आएगा, नहीं, प्रॉफिट इधर नहीं आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बाय कैश 1,31,250, ये आपके पास कैश आ रहा है, तो कैश फ्लो हो रहा है ना, ये तो कैश जा रहा है परचेज में। ये सेल को हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना आया, 1,31,250, ठीक है।
ये हो गया। अब ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, इसको भी यहां पे लिख दूं मैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, 25,000। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से हमने, ये हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट तो कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम किसके पास, प्लांट एंड मशीनरी के पास। तो एक और लेजर चलिए बनाते हैं, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। साल की शुरुआत में हमारे पास जो मशीनरी थी वो थी 8,75,000। तो हमने लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज 8,75,000। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया बाय बैलेंस साल के एंड में है 11,90,000, 11,90,000। अब आगे क्या, आगे डेप्रिसिएशन हमने रिकॉर्ड नहीं किया है, तो हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं बाय डेप्रिसिएशन। कितना डेप्रिसिएशन है, 1 लाख रुपए का, तो 1 लाख का डेप्रिसिएशन हो गया। ध्यान देना, 8,75,000 की मशीनरी थी, 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन हो जाएगा अगर, तो मशीन कितने की होनी चाहिए, 7,75,000। मगर है कितनी, 11,90,000। मतलब हमने और परचेज किया है। तो परचेज जानने के लिए अगेन यहाँ पे टू कैश, ये आपका परचेज है, ये आपका बैलेंसिंग फिगर जितना भी आएगा यहाँ पे, बैलेंसिंग फिगर देख लेते हैं कितना आएगा, 12,90,000 माइनस 8,75,000, तो दैट वुड बी 4,15,000, 4,15,000। ठीक है, तो ये हो गया आपका परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। हाउ मच, 4,75,000, सॉरी 4,15,000, 75 नहीं। ठीक है, और कुछ है क्या, देखो आप डेप्रिसिएशन वगैरह कुछ नहीं है, 3,1250 प्लस 25,000, ये हो गया। ये जो आपके पास कैश आ रहा है दैट इज 1,56,250। ठीक है, और ये दोनों आपके आउटफ्लो है, ये आउटफ्लो। तो कितना कितना है, 3,75,000 और 4,15,000, ये दोनों मिला के हो जाता है 7,90,000, 7,90,000 का यहाँ पे ये आउटफ्लो हो रहा है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये देखने वाली बात है, 7,90,000 का आउटफ्लो और 1,56,250 का इनफ्लो। तो ये हो जाता है 6,33,750 का आउटफ्लो। सारी बात समझ में क्लियर है? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगले लेक्चर में आप जो देखेंगे थोड़े और एडवांस लेवल के क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, है ना। कोशिश कीजिए कि खुद से इसी क्वेश्चन को आप एक बार ट्राई करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 12th में ध्यान रखिएगा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहीं पे हम लेक्चर को समाप्त करते हैं, अगले लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। बाय बाय।